नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे। तो बेटा चर्चा करेंगे हम एसएससी जीडी के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की हम बात करेंगे। जीएस में जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यानी कि पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है और उसी हिसाब से आगे बेटा तैयार करना है। पूरी शिद्दत के साथ हम पढ़ाएंगे और पूरी शिद्दत के साथ आप हमारे साथ पढ़िएगा और तैयार करिएगा। और इस टॉपिक की अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी अवेलेबल उपलब्ध करा दी जाएगी। तो एसएससी जीडी में और जीडी के अलावा एसएससी एमटीएस में जो प्रश्न संविधान के पॉलिटी के पूछे गए हैं उन प्रश्नों की बेटा इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो एसएससी जीडी 2024 के आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेटा जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों की हम अच्छे से बात करेंगे। साथ में जुड़िएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। देखिए ये पहला प्रश्न है बेटा आपके सामने। ये पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान है, ऐसा कौन सा देश है जिस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है, यानी कि लिखित रूप से नहीं है, अलिखित है। अलिखित का मतलब क्या हो गया बेटा? लिखित रूप से नहीं है। क्या पूछा जा रहा है इसमें? लिखित रूप से नहीं है। लिखित रूप से नहीं है ऐसे कौन से देश का संविधान है? तो आप तो जानते ही हमारे भाई भारत का संविधान कैसा लिखित है? भारत का तो भारत का बेटा जो संविधान है वो कैसा है बेटा? भारत का संविधान लिखित संविधान है भारत का। पाकिस्तान का कैसा संविधान है बेटा? भारत का पड़ोसी है तो उन्होंने भी कैसा बनाया है बेटा? लिखित संविधान। लिखित संविधान है बेटा। अमेरिका का कैसा संविधान है बेटा? लिखित संविधान है अमेरिका का भी, है ना। ये सब लिखित संविधान है। अब इसमें से एक ऑप्शन बचा, अमेरिका, पाकिस्तान, यूके और भारत। ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें से अलिखित जो लिखा नहीं गया, जो परंपराओं पर आधारित है, वहां की परंपराओं से सालों से वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था पर आधारित संविधान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूके। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यूके। यूके इज द राइट आंसर, यानी कि इंग्लैंड इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा। इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, यानी कि लिखा नहीं गया, वो परंपराओं पर चल रहा है। कैसे चल रहा है बेटा? परंपराओं पर चल रहा है। परंपराओं के आधार पर इंग्लैंड का संविधान चल रहा है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है? यूके के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। दूसरा प्रश्न देखो, इसी तरीके से आपको एसएससी जीडी की सारी प्रैक्टिस कराएंगे जितने भी प्रश्न पूछे गए अलग अलग टॉपिक्स के। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर संविधान सभा को बनाया गया था? बेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या अगस्त प्रस्ताव आया था? अगस्त ऑफर उसको लिखा गया है। संविधान सभा का निर्माण बेटा, तो संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पर? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, है ना। वेवेल प्लान है, क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव। तो आप बात करते हैं किसके कहने पर बनाई गई, तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन कब आया बेटा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति आए थे? 3 व्यक्ति आए थे। 3 व्यक्ति आए थे इसमें। और अध्यक्षता किसने करी थी बेटा? अध्यक्षता करी थी आपकी पेंथिक लॉरेंस ने। पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, है ना। पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और इसके जो सदस्य थे वो स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एक एवी अलेक्जेंडर थे। इसमें 2 सदस्य और थे। तो तीनों लोग आए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के लिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? कैबिनेट मिशन हो जाएगा। कैबिनेट मिशन हो जाएगा। इसके 2 सदस्य थे, ये अध्यक्ष था। ये व्यक्ति कौन था? अध्यक्ष था। इसको नोट कर लीजिएगा, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स सदस्य के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा। तो क्रिप्स मिशन के कहने पर संविधान सभा का, माफ कीजिए कैबिनेट मिशन, माफ कीजिए ये आंसर मैंने गलत लगा दिया। कैबिनेट मिशन इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, सुझाव पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और कैबिनेट मिशन का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है कैबिनेट मिशन का, है ना। कैबिनेट मिशन वो आधार था जिसने भारतीय संविधान को बनाने की एक व्यवस्था रखी थी भारतीय लोगों के मध्य में। कैबिनेट मिशन ने 2 व्यवस्थाएं रखी थी। अगर कैबिनेट मिशन के बारे में बेटा बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। कैबिनेट मिशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कैबिनेट मिशन ने 2 चीजें रखी थी। यहाँ पे कितनी चीजें रखी थी? 2 चीजें रखी थी। आंसर कैबिनेट मिशन ही आपको पता ही है। एक उन्होंने कहा था अंतरिम सरकार का गठन की बात करी उन्होंने, अंतरिम सरकार बनाई गई थी। और दूसरा
संविधान सभा, दूसरा संविधान सभा। तो ये प्रमुख कार्य थे कैबिनेट मिशन के, है ना। अंतरिम सरकार आप जानते ही कब बनी बेटा, 2 सितंबर 1946 को, है ना, 2 सितंबर 1946 को। और संविधान सभा आप जानते हैं संविधान के लिए चुनाव हुए थे, संविधान सभा के लिए तो चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे, है ना। वहां की राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा लोगों को चुना गया था। 10 लाख लोगों के अनुपात पर एक व्यक्ति को चुना गया था, उसमें 10 लाख लोगों के अनुपात पर एक व्यक्ति को। और इधर संविधान सभा भी कब, आंसर आ जाएगा 1946। तो ये 2 काम मुख्य किसने किए थे, कैबिनेट मिशन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैबिनेट मिशन इज द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा, इसी तरीके से बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लो, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष पूछा जा रहा है मेरे भाई, है ना। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया है। अब संविधान सभा के अध्यक्ष पे बात करते हैं। जैसे इन सारे लोगों में तो संविधान सभा के अध्यक्ष का जो सही जवाब आ जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा, क्योंकि यहां जो पूछने का सेंस है वो स्थायी अध्यक्ष पूछने का सेंस है बेटा। कौन सा अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे बेटा संविधान सभा के। ठीक है बेटा, आगे बात करते। जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के अध्यक्षता में पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया बेटा, 13 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने करी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रस्ताव पारित किया बेटा, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था बेटा। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था मेरे भाई, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा, है ना। बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू आंसर नहीं होगा। इनके विषय में आगे पढ़ेंगे हम। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ये हमेशा चाहते थे कि कितना राष्ट्र बनना चाहिए भारत से, 2 राष्ट्र बनने चाहिए, एक राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए। 1940 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, और कहां पे दिया था, लाहौर में दिया था ये सिद्धांत। मोहम्मद अली और जिन्ना के बारे में बात करें। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर प्रांतीय प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा में, कौन सी समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये समिति कब बनी थी बेटा, 29 अगस्त 1947। कितने लोग थे, 7 लोग शामिल थे, है ना, इस समिति में। इन्होंने 13 दिसंबर को अध्यक्षता करी थी। तो आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को, जो लोकतंत्र के हमारे आदर्श हैं उनको हम कहां देख सकते हैं, कहां पर पाएंगे हम आदर्शों को, प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो कहां पर पाएंगे हम बेटा, प्रस्तावना में। भारतीय आदर्श हमें देखने को कहां मिलते हैं, संविधान के अंदर क्या है, संविधान किन चीजों पर टिका हुआ है, वैल्यू क्या है हमारे संविधान की, हमारे विधान की, हमारे कानून की। तो आदर्श जो हैं उन्हें हम प्रस्तावना के अंदर देखते हैं, प्रस्तावना में पढ़ते हैं। यह प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है बेटा। प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाएगा, उद्देशिका, है ना। उद्देशिका के अंदर देखते हैं, आंसर उद्देशिका हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, आमुख हो जाएगा, आमुख भी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रस्तावना, है ना। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीएम्बल। इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलेंगे, और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। कोई दिक्कत हो बताइएगा। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। कौन सा आदर्श, देखो आदर्श वाला ही आ गया अभी, इससे पहले आदर्श वाला। ये सभी एसएससी में पूछे गए प्रश्न है बेटा। सभी के सभी प्रश्न कहां पूछे गए, एसएससी जीडी में आ रखे हैं, एमटीएस में आ रखे हैं, +2 में जो सीएचएसएल की परीक्षा होती है बेटा वहां आ रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन यहां रखे हैं एसएससी की परीक्षाओं में। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। उस समय प्रस्तावना में कौन सा आदर्श शामिल नहीं था बेटा, है ना। स्वतंत्रता शामिल थी भाई साहब, समता शामिल थी, समाजवादी न्याय भी शामिल था। तो आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी आंसर हो जाएगा। यानी कि समाजवादी को बाद में शामिल किया गया है। समाजवादी को कब शामिल किया गया, 42वां बेटा संविधान संशोधन किया गया। अगर आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। और वर्ष 1976 थी मेरे भाई,
42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्दों में एक शब्द था समाजवादी। समाजवाद या समाजवादी एक शब्द था, है ना। इसके अलावा अखंडता था और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब तक भारत के संविधान के उद्देश्य का में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देश्य का जो हमारी प्रस्तावना है मेरे भाई, उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कमेंट भी करते रहें, क्लास को शेयर भी करते रहें। क्लास में कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। निःशुल्क कोर्स इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। 1 बार 2 बार कभी नहीं, 3 बार। तो उद्देशिका में जो संशोधन हुआ मेरे भाई, उद्देशिका में जो संशोधन हुआ है वो केवल 1 बार हुआ है, केवल 1 बार हुआ है। और वो कौन सा हुआ है? 42वां संशोधन हुआ है अभी तक मेरे भाई। कौन सा संशोधन हुआ भाई साहब? 42वां संशोधन हुआ है और सिर्फ 1 बार हुआ है। और कब हुआ है? 1976 में। 1976 माफ कीजिए 76 में हुआ है। 1976 में हुआ है, सिर्फ 1 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 बार हो जाएगा, 1 बार इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किस चीज का उल्लेख नहीं है हमारी प्रस्तावना में? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो जो हमारी प्रस्तावना है मेरे भाई, आप कभी प्रस्तावना पढ़ोगे तो न्याय के बारे में, बंधुत्व के बारे में, देखो न्याय के बारे में पढ़ोगे तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है ना। भ्रातृत्व या बंधुत्व की बात करी गई है। आप देखोगे बंधुत्व की बात करी गई है, भाईचारे की बात। बंधुत्व मतलब भाईचारा बेटा, बंधुत्व मतलब भाईचारा। इसको कहां से अपनाया बेटा? इसको अपनाया फ्रांस से, अपनाया फ्रांस की क्रांति से अपनाया इसको। प्रतिष्ठा की समानता, समानता गरिमा की बात करी गई है। हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है, समानता की बात करी गई है। सभी व्यक्ति समान रहने चाहिए। 14 से 18 में आर्टिकल्स में समानता की बात है। वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है यहाँ पे। किसकी बात नहीं की गई है? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है। आंसर हो जाएगा डी। वयस्क मताधिकार को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 326 में इसका प्रावधान है और भाग 15 में निर्वाचन आयोग में पढ़ते हैं। जो व्यक्ति भारत के अंदर 18 वर्ष कंप्लीट कर लेता है मेरे भाई, कितनी वर्ष उम्र कितनी हो जाती है? 18 वर्ष यदि आपकी उम्र हो जाती है तो आप क्या डाल सकते हैं? मत डाल सकते हैं। मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मताधिकार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 326 में प्रावधान है, 15वें भाग में है संविधान के में, जिससे निर्वाचन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? निर्वाचन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग, संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है भारतीय संविधान में? संघीय शब्द का प्रयोग, ये देखिए संघीय शब्द की बात करी जा रही है कि संघीय शब्द कहां पे दे रखा है भारतीय संविधान की प्रस्ताव। ये वाला शब्द है मेरे भाई, ये वाला शब्द है। आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत फिर भी कमेंट करके आपको अपनी दिक्कत समस्या को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो संघीय शब्द कहां है? प्रस्तावना में, भाग 3 अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं भी नहीं। तो देखो, ना तो प्रस्तावना में है, ना भाग 3 में है संघ, ना भाग अनुच्छेद 368 में, तो संविधान में कहीं भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संविधान में कहीं भी नहीं। अभी इस प्रश्न के हिसाब से आंसर हो जाएगा संघीय शब्द का। संघ के बारे में आर्टिकल 1 में भाग 1 में पढ़ते हैं, जो कि आंसर इसमें है नहीं। भाग 1 संघ शब्द जो पढ़ा जाता है मेरे भाई, संघीय शब्द। वैसे देखो, संघीय शब्द की जो बात आती है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ते हैं हम। कहां पे पढ़ते हैं? भारत शासन अधिनियम में पढ़ते हैं हम संघीय शब्द को। ठीक है, वैसे भाग 1 में पढ़ेंगे संविधान में, है ना, और आर्टिकल 1 में पढ़ेंगे संविधान में संघ के बारे में जो प्रावधान है, आर्टिकल 1 भाग 1, और 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत फिर भी हो तो पूछेगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों से मिलकर के बना हुआ है हमारा देश। कैसे बना हुआ है? राज्यों से मिलकर, राज्यों से मिलकर भारत बना हुआ है। राज्यों से मिलकर भारत बना हुआ है ना। कौन से आर्टिकल में लिखी है बेटा जी बात? आर्टिकल 1 में लिखी हुई है।
आर्टिकल 1 में लिखी हुई है बेटा। और कहाँ लिखी हुई है ये बात बेटा? अनुसूची 1 में भी लिखी हुई है ये बात कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। बेटा सभी एसएससी में पूछ रखे प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या। संघ राज्य जैसे सरल भाषा में बोलते हैं हम केंद्र शासित राज्य, सरल भाषा में क्या बोलेंगे? केंद्र शासित राज्य बोलेंगे मेरे भाई। कोई दिक्कत फिर भी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, बताएंगे आपका प्रश्न। केंद्र शासित राज्य की संख्या, तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी? 9, जिसमें लद्दाख और कश्मीर को भी शामिल कर दिया गया था। उससे पहले कितने थे? 7। उससे पहले कितने थे? 7। तो कश्मीर और लद्दाख को शामिल करके 9 राज्य हो गए। तो अभी वर्तमान में कितने? 9। लेकिन कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो वो उससे कम हो जाएगा, तो 8 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य रह जाएंगे? 8 राज्य रह जाएंगे अभी, लेकिन 9 है। ये प्रश्न पूछा गया इसके हिसाब से 9। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन, भाई दिल्ली का जो प्रशासन होता है कौन देखता है? वहां के दिल्ली के प्रशासन को, केंद्र शासित राज्य के दैनिक प्रशासन, दिल्ली के प्रशासन को कौन देखता है मेरे भाई? है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा उपराज्यपाल। कौन देखता है मेरे भाई? उपराज्यपाल देखता है, उपराज्यपाल आंसर आ जाएगा, है ना? उपराज्यपाल ही होता है केंद्र शासित राज्यों में शासन को चलाने वाला, देखने वाला। निम्न में से किस सन में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? कौन सी ऐसी वर्ष थी जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य कह लीजिए, मौलिक कर्तव्य कह लीजिए, है ना? कब जोड़ा गया था? संख्या कितनी है इसकी? 11 है बेटा। संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की भारतीय संविधान में? 11 है। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। वर्ष कौन सी थी? 1976। इसके लिए एक समिति बनी थी, समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था किसके आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, है ना? तो कब शामिल किया गया? तो आंसर आ जाएगा 1976। 1976 आंसर आ जाएगा आपका। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इन पॉइंटों को भी नोट कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य उन्हें कहते हैं जो जनता के कर्तव्य, जनता को समझने चाहिए कि हमारे भी कर्तव्य हैं, नागरिकों के भी कर्तव्य, जिनकी संख्या 11 है। जैसे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, है ना? पशु, पर्यावरण, जीव जंतु, प्रकृति की देखरेख करना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये क्या कर्तव्य है? हमारे हर नागरिक के बेटा कर्तव्य हैं। इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान को पूर्ण लागू किया गया था। कब फाइनली लागू कर दिया गया था? तो कब लागू कर दिया गया था आप जानते ही हैं, फिर भी देख लीजिए। 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अब संविधान किसने अपनाया? प्रश्न आता है कई बार। तो संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया। संविधान सभा ने अपनाया था, याद रखिएगा। किसने अपनाया? संविधान सभा ने। पूर्ण रूप से कब लागू हो गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 में, पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी है इसमें, हाँ 26 जनवरी 1950 को। ये सब बेटा एसएससी में पूछ रखे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू अपनाया गया था 1949 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनमत संग्रह उपकरण कराया जाता है, चुनाव कराए जाते हैं। जनमत संग्रह वाला उपकरण आमतौर पर, जनमत संग्रह उपकरण कहां पे कराया जाता है? रेफरेंडम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। जनमत यानी कि जन का वोट, जनमत संग्रह के आधार पर चीजें तय होती हैं। ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। तो आमतौर पर ये कहां पे कराया जाता है? स्विट्जरलैंड में कराया जाता है जनमत संग्रह। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लोगों की राय ली जाती है कॉमन रूप से, उसी को जनमत संग्रह कहा जाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसकी राजधानी बर्न है। यूरोप महाद्वीप का देश है स्विट्जरलैंड। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का। भारत में वैध प्रभुसत्ता, जो कानूनी सरकार है, कानूनी व्यवस्था है, वैध प्रभुसत्ता
किस में निहित होती है? तो जो भारत के अंदर अगर बात करें, वैध प्रभु सत्ता राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, संविधान में, मंत्रिमंडल में, तो किस में निहित होगी? वैध कानूनी व्यवस्थाएं जो हैं हमारे, तो कानूनी व्यवस्थाएं कहाँ में है? संविधान के अंदर है भाई साहब। कानूनी व्यवस्था बेटा कहां पे है? संविधान के भीतर है। संविधान के भीतर है कानूनी व्यवस्थाएं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। भाई संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही राष्ट्रपति बना हुआ है, संविधान से न्यायपालिका बनी हुई है, तो कानूनी व्यवस्थाएं संविधान के भीतर होंगी हमारी सभी की सभी। ठीक है, भारत के संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा जो काम करती थी संविधान को बनाने का, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, कुल 12 अधिवेशन हुए, वैसे 11 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक को छोड़ दें तो बेटा, तो सलाहकार के रूप में कौन काम करते थे? कौन सलाह दिया करते थे? संविधान सलाह, संवैधानिक सलाहकार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव और श्री के एन मुंशी जी। तो संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर वेनेगल सिंह राव, डॉक्टर वेनेगल सिंह राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। शॉर्ट में बी एन राव के नाम से भी जाने जाते हैं, शॉर्ट में बी एन राव के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। तीसरा आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर। निम्न में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? कौन से देश के ऐसे लोग हैं जो संविधान के संशोधन प्रोसेस में भाग लेते हैं? संविधान के संशोधन प्रोसेस में भाग लेते हैं कौन से देश के लोग? स्विट्जरलैंड के। तो कौन से देश के लोग भाग लेते हैं मेरे भाई? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के लोग भाग लेते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया में, है ना। तो आंसर हो जाएगा स्विस। अगला देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम हैदराबाद राज्य को किस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद शामिल नहीं हो रहा था भाई साहब हमारे देश के साथ, हैदराबाद क्या था? शामिल नहीं हो रहा था, तो हैदराबाद को शामिल किया गया मेरे भाई। तो एक पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो पुलिस कार्रवाई चली। देखो, हैदराबाद को शामिल करने के लिए पुलिस कार्रवाई चली 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 तक पुलिस कार्रवाई चली, जो कि पुलिस कार्रवाई का आदेश पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया और ऑपरेशन नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। उस पुलिस कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, जो हैदराबाद को शामिल करने के लिए चलाई गई पुलिस कार्रवाई थी। और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने आदेश दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने आदेश दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। पुलिस कार्रवाई के लिए कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद को शामिल किया गया पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा शामिल किया गया। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत ना करें बिल्कुल। निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो सबसे बड़ा कानून कौन सा है? ये भारतीय दंड संहिता है। अब हालांकि इसको खत्म कर दिया गया, नया कानून क्या हो गया भारत का? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम हो गया है, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम हो गया अब, है ना। भारतीय दंड संहिता उत्तर था, लेकिन नया नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया बेटा। कोई दिक्कत हो पूछिएगा, कमेंट करिएगा बेटा। फिर भी कोई शक समस्या लगे, बिल्कुल निःशुल्क जीडी का सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए जाएंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने होंगे आपको, उसके बाद आगे पढ़ना होता है। मंत्रिमंडल पद्धति, सामूहिक जिम्मेदारी निम्न में से किस देश से ली गई है? सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल की। देखो, एक मंत्रिमंडल होता है हमारे यहाँ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो इनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है भाई। ये भी तो जवाब देंगे किसी को। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, तो सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? इनकी प्रति होती है किसके? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है आर्टिकल 75 के 3 में बेटा, क्लॉज में। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? किस देश से ली गई है? तो कहां से लिया है हमने? यूनाइटेड स्टेट से नहीं लिया, ये गलत हो जाएगा। आंसर है इसका ब्रिटेन। ये व्यवस्था कहां से अपनाई है हमने? ब्रिटेन से अपनाई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ये व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से अपनाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर भी कोई दिक्कत शक समस्या बेटा आपको लगी हो कहीं पे किसी भी तरीके से तो बताइएगा। ये सारे प्रश्न बेटा एसएससी जीडी के मैंने करा दिए आपके सामने, सभी प्रश्न एसएससी जीडी के करा दिए हैं। इसी तरीके से एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग विषयों के आपको कराए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आपको पढ़ाएंगे।
प्रीवियस ईयर्स के लिए, आरओ एआरओ के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आगामी आने वाली पुलिस के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा, कमेंट की करके आप बताइएगा। जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कतें हो आपकी, किसी भी चीज को, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी पेपर से रिलेटेड, है ना, और एसएससी जीडी से या पुलिस से या एसआई से, जिससे भी दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका उत्तर आपका अगली क्लास में दिया जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसका फ्री में आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। तो सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।